ध्यान से सुनिए। हमने ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट की है, जिसमें हमने 7th क्लास का पीडीएफ आपको सेंड किया था, वो रोमिला थापर से था। हमने आपको 11th क्लास का भी एक पीडीएफ ग्रुप में सेंड किया है, जो सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी का वर्जन है। उस ओल्ड एनसीईआरटी को हमने परचेज ना करने को कह के सतीश चंद्र की जो एक्चुअल बुक है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, वो परचेज करने को कहा, क्योंकि दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये बुक थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिकेट है फॉर द पर्पज ऑफ सिविल्स, इसमें कुछ कंसेप्ट डिटेल में है। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर था, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यही चैप्टर 7th क्लास की रोमिला थापर का भी फर्स्ट चैप्टर था, इंडिया एंड द वर्ल्ड। लेकिन रोमिला थापर की बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है 800 से 1200 एडी का साउथ इंडिया। लेकिन सतीश चंद्र की जो मेडिवल इंडिया का 11th क्लास का जो ये चैप्टर है, वो नॉर्थ इंडिया है 800 से 1000 का, और थर्ड चैप्टर है 900 से 12 तक का साउथ इंडिया। तो हम लॉजिकली सतीश चंद्र का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं आज, और रोमिला थापर 7th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं आज। जब मैं आज आपको थर्ड चैप्टर यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ सतीश चंद्र की बुक से, तो ये चोला एम्पायर के बारे में बात कर रहा है और अदर एस्पेक्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये आज जो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, आप काफी चीजें, बहुत सी चीजें इसके बारे में जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की वजह से और मेडिवल हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटीज की वजह से। तो बहुत सी चीजें रिपीटेटिव रहेंगी, तो आज आप यहां से ये करके चले जाएंगे। जब हम थर्सडे को मिलेंगे, मैं आपको ये चैप्टर काफी बड़ा रहेगा विद होल इंफॉर्मेशन क्रॉनिकल से कराऊंगा। साउथ इंडिया, वैसे साउथ इंडिया करने में ऑलमोस्ट हफ्ता 7 दिन 10 दिन निकल जाते हैं। हमारी ट्राई रहेगी हम थर्सडे को पूरा वाइंड अप करते हैं, तो उस दिन पूरा नेम्स एवरीथिंग सब पूरे कंटेंट के साथ आएगा। वो तब समझ आएगा अगर इसको हमने पढ़ा होगा। उसमें से भी क्रॉनिकल्स में से भी जो आ, जो वेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको नहीं दूंगा, जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग बनाई गई है बुक जब प्रीलिम्स में सब्जेक्ट हुआ करता था। तो तब हिस्ट्री लोग सब्जेक्ट लेते थे और क्रॉनिकल्स पढ़ते थे। उस इन्फॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई? आप घर जाकर के इसको इन बुक से पढ़ लेना जिन बुक्स में ये गिवन है। इसका फाइनलाइजेशन होगा थर्सडे को, और फ्राइडे को हम करेंगे नॉर्थ इंडिया। फ्राइडे एंड सैटरडे को नॉर्थ इंडिया फिनिश कर देंगे फ्रॉम क्रॉनिकल एंड फ्रॉम, और सैटरडे को हम शुरू कर देंगे मुस्लिम एरा। मुस्लिम एरा फिर बहुत ही स्मूथ है, क्रॉनिकल्स में भी इसमें भी। वो फिर जो एकदम से हॉच पॉच सब एटीट्यूड है वो सारा खत्म हो जाएगा। 1200 एडी तक का नॉर्थ साउथ हो जाए एक बारी, तो फिर मुस्लिम एरा बहुत स्मूथ है, ठीक है। तो फिर मुस्लिम एरा हम करेंगे। तो मुस्लिम एरा इसमें भी बहुत वाइड है, और उसके लिए क्रॉनिकल के लिए अलग से डेज नहीं रखे जाएंगे, इसी में ही मैं इंफॉर्मेशन देता जाया करूंगा और खत्म हो जाएगा। हम टाइम बाउंड मैनर में 25th तक खत्म करेंगे मेडिवल। आई बात समझ में? ये हमारा टारगेट है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम साउथ की हिस्ट्री को। देखिए, जब आपके पास रोमिला थापर की बुक होगी तो उसमें एक मैप दिखाया गया है। 1 मिनट स्टॉप करना। ओके, स्टार्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे साउथ के बारे में, साउथ किंगडम्स फ्रॉम 800 टू 1200। तो आपको सारा चैप्टर मैंने बता दिया कहाँ से कैसा है। देखिए, जब हम साउथ के बारे में पढ़ते हैं हमें कुछ चीजें देखनी जरूरी हैं। वो क्या है? ये जो इंडिया है, इंडिया का ये हाफ जो है, साउदर्न हाफ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे विंध्या माउंटेन्स हैं, और विंध्या माउंटेन्स के नीचे का इलाका जिसके ऊपर नॉर्थ इंडिया है, द ग्रेट प्लेन्स। किसी जमाने में ये हिस्सा काफी कटा रहता था, नॉर्थ और साउथ के बीच में इंटरेक्शंस इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस समय में ऐसा नहीं होगा, नॉर्थ साउथ काफी क्लोज आ जाएंगे। उसका रीजन होगा ये डेक्कन का एरिया। डेक्कन अब एक बैरियर का काम नहीं करेगा, ये दो किंगडम्स को क्लोज लाने का काम करेगा। और इसका रीजन है डेक्कन के नर्दर्न हिस्से में बसे हुए
राष्ट्रकूटास। ये राष्ट्रकूटास रूलर जो हैं, इनकी कैपिटल मान्याखेत में, ये मान्याखेत के राष्ट्रकूट, ये इस तरह की ज्योग्राफिकल पोजीशन पे हैं कि इनका एक पांव नॉर्थ में और एक पांव साउथ में रहेगा हमेशा। ये कैंपेन्स भी इसी तरह के करेंगे, और इनकी डिफीट का, डिक्लाइन का रीजन भी यही है कि इन्होंने इधर उधर की किंगडम्स में पैर खापी फंसा रखे थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में इंटरेक्शंस का रीजन रहेगा पहला कि किंग्स ऑलवेज नॉर्थवर्ड कैंपेन्स कर रहे हैं। जैसे कन्नौज जो है गंगा के मैदान में, उसको जीतने के लिए 3 पावर्स का स्ट्रगल, जिसमें से एक पावर राष्ट्रकूट भी है, जो डेक्कन के हैं, महाराष्ट्र के हैं। एक वेस्टर्न और सेंट्रल पावर गुज्जर प्रतिहाराज होंगे, और एक ईस्ट के बंगाल के पाल होंगे। ये आप पढ़ेंगे, नॉर्थ जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से किंग रेगुलरली नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में साउथ में रिलीजियस ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे अलवार और नयनार। अलवार वो जो विष्णु को पूजते थे, नयनार वो जो शिव को पूजा करते थे। तो अल्टीमेटली इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई एक नेसेंट स्टेज में खड़ी एक मूवमेंट है, दैट इज भक्ति मूवमेंट, जो साउथ से नॉर्थवर्ड मूव कर जाएगी, साउथ से नॉर्थवर्ड मूव करेगी भक्ति मूवमेंट। और तीसरी चीज है कि विंध्या और डेक्कन अब एक बैरियर नहीं है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ बड़े पैमाने पर जो साउथ के रूलर्स खड़े हो रहे हैं, ये ब्राह्मणास को लेके आएंगे अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए। तो ब्राह्मणास का साउथवर्ड मूव होगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ब्राह्मणास का दक्षिण आना, भक्ति संतों का, भक्ति मूवमेंट का उत्तर की तरफ जाना, रूलर्स का बार बार ऊपर जाकर के कैंपेन्स करना, ये सारी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि इस समय में ये बैरियर्स खत्म हो चुके थे और नॉर्थ और साउथ में आपस में काफी बड़े स्तर पर इंटरेक्शन हो रही थी। ओके, समय बीतेगा और वो राष्ट्रकूटास जो शुरुआत में काफी एक्टिवली काम करेंगे, अपने आप को नॉर्थ के कैंपेन्स में पूरी तरह से जीत के मुहाने पर लाएंगे, कई बार जीत भी जाएंगे, ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे 10th सेंचुरी में आकर के। 10th सेंचुरी में इनका एंड होगा, ऑलमोस्ट 965 के अराउंड इनके मेन लीडर्स खत्म हो जाएंगे और फिर राष्ट्रकूटास डिक्लाइन कर जाएंगे। राष्ट्रकूटास जब डिक्लाइन करते हैं तो कुछ पावर्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। वो पावर्स कौन सी हैं? उन पावर्स की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो पावर क्रिएट होगी उनका नाम होगा यादवाज, यादवाज ऑफ देवगिरी, यादवाज ऑफ देवगिरी। तो देवगिरी के यादव माने औरंगाबाद का एरिया, महाराष्ट्र औरंगाबाद का एरिया। इसके बाद मद्रास, बिल्कुल मद्रास वाले एरिया को ही कहेंगे हम द्वार समुद्र। तो होयसाला ऑफ द्वार समुद्र, होयसालाज ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के होयसालाज, ठीक है। और इसी समय खड़े होंगे आंध्र प्रदेश में वारंगल के काकातिया, वारंगल के काकातियास, काकातिया रूलर्स ऑफ वारंगल, ठीक है जी। तो यादवा देवगिरी से खड़े हो जाएंगे, काकातिया वारंगल आंध्र प्रदेश से खड़े हो जाएंगे, होयसाला द्वार समुद्र मद्रास यानी कि कर्नाटक से खड़े हो जाएंगे। इस तरह की पावर आपको ऑलमोस्ट डेक्कन में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। ये सब हो रहा है, लेकिन एक पावर है जो डेक्कन से नीचे, डेक्कन से नीचे अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट करने में लगी हुई है, और उसने अपने आप को एक छत्र राजा बना भी लिया है। उसका नाम है चोलास। तो चोलास खुद को खड़ा करेंगे। कावेरी नदी है, अगर हम ये माने कि ये कावेरी है, तो अलग अलग एरियाज इनके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे तंजौर यानी कि थंजावुर, जैसे महाबलीपुरम,
महाबलीपुरम, जैसे कोस्ट के किनारे गंगईकोंड चोलपुरम, और जैसे कोस्ट से थोड़ा सा हट के कांचीपुरम, कांची। तो महाबलीपुरम, कांची, गंगईकोंड चोलपुरम, तंजौर, मदुरई, ये सब इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो यानी कि ये जो चोला रूलर है, ये अपने आप को एक छत्र राजा बना लेंगे तमिलनाडु का, केरला का, और काफी हद तक आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का। तो ये सारे रीजन्स चोला के अंडर चले जाएंगे। चोला रूलर्स की अगर हम बात करें तो इनका हिस्ट्री में जिक्र हमें मिलता है सबसे पहले महाभारत के सभा पर्व और भीष्म पर्व में। इसके बाद हमें इनका जिक्र मेगास्थनीज की इंडिका बुक में भी मिलता है। वो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ग्रीक रूलर्स की तरफ से भेजा हुआ अम्बेसडर था। इसका जिक्र हमें अशोका, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, अशोक महान, उसके गाड़े हुए स्तंभों में, लेखों में, इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है। इसका जिक्र हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है, वो पाणिनि जिसने ग्रामर दी है सबसे पहले। इसी के बाद अगर हम आगे चलें तो बुद्धों के ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में, यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन, सेलोन में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश, महावंश, तो इनका जिक्र हमें महावंश में भी मिलता है। तो चोलों की हिस्ट्री जानने के बहुत सारे सोर्स हैं। इनमें से सबसे सटीक सोर्स जो है वो है चोलों के द्वारा लिखी गई अपनी इंस्क्रिप्शंस। चोल रूलर्स ने बड़े पैमाने पर अपने मंदिरों का निर्माण करवाया और वहीं पर इंस्क्रिप्शंस भी लिखे गए। हो गया बूस्टर, इंस्क्रिप्शंस भी लिखे। राजराजा वन वो रूलर था जिसने अपने से पुराने चोला रूलर्स की हिस्ट्री को कलेक्ट करके उनकी प्रेज में इंस्क्रिप्शंस लिखवाने शुरू किए, बहुत लंबे, और अपने कार्यकाल के दौरान हो रहे कामों को भी अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया। तो हमें आज की डेट में चोला रूलर्स के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जो शायद अदर रूलर्स के बारे में नहीं मिल पा रही, इसलिए दक्षिण का इतिहास चोला को डेडिकेटेड है। हम चोलास के बारे में बड़े पैमाने पर जानते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट हुआ करता था। चोल रूलरों का जिक्र करें तो चोला रूलर पृथ्वी पर आपको प्लेनेट अर्थ इंडिया में 2 बार एग्जिस्टेंस में आते दिखते हैं। एक बार ये एंशियंट पीरियड के समय में दिखे जब वह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था कराईकाल, जिसकी टांग जली हुई थी, जिसकी वजह से उसका ऐसा नाम डला हुआ था। कराईकाल एक इंपॉर्टेंट रूलर था। कुहार नाम की एक इनकी राजधानी हुआ करती थी, ये तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होता था। उसके बाद जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर डूब गया, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स भी डूब गया, तो चोला रूलर्स भी डूब गए। उस समय के चेरा भी कहीं ना कहीं डूबे और इनके कंटेम्प्रेरी पांड्या भी कहीं ना कहीं डूबे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए एक रूलर पल्लवाज, और चोलाज पल्लवा के सामंत बन गए, फ्यूडल बन गए, उनके अधीन एक ऑफिसर बन के रह गए। लेकिन समय बदलेगा। अब 1846 का टाइम होगा और चोलास का एक रूलर एग्जिस्टेंस में आएगा, विजय आल्या, और ये इंपॉर्टेंट रूलर है। ये विजय आल्या जो है ये चोलास की ग्लोरी को फिर से सेटल करेगा। 1846 से 1871 तक एडी तक इसका टाइम है, और 850 में ये तंजौर को कंट्रोल में कर लेगा। थंजावुर यानी कि तंजौर को ये जीत लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा। ये पल्लवास का फ्यूडेटरी है, ये पल्लवास का फ्यूडेटरी है, उनका सामंत है, लेकिन अपने आप को उनके बेड़ियों से आजाद कराते हुए ये खुद को इंडिपेंडेंट करने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जब ये विजय आल्या 1846 से 1871 एडी में अपने आप को थोड़ा सा लिबरल करवा करके तंजौर को जीतता है, तो यहाँ पर दुर्गा देवी का मंदिर बनवाता है, निशुंभ सुधनी देवी। तो निशुंभ है ना, शुंभ निशुंभ मर्दनी, माँ दुर्गा को कहते हैं ना, शुंभ निशुंभ राक्षस मारे थे उसने। तो निशुंभ सुधनी देवी दुर्गा का मंदिर बनाता है और खुद को नर केसरी का टाइटल देता है कि मैं नरों का केसरी हूँ, नर केसरी। तो ये बात विजय आल्या के बारे में याद रखनी है, नर केसरी का टाइटल लेता है।
निशुंभ सुधनी का टेम्पल बनवाता है और तंजौर को अपने होल्ड में कर लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ओके, इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और विजय आल्या से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट रूलर मिलता है आदित्य। आदित्य चोल, ये 1871 से 905 तक लगभग रूल करेगा। इसका रूलर का नाम है आदित्य चोल। आदित्य चोला बहुत ही माइटी रूलर है। अपने आप को काफी हद तक ये कंसोलिडेट करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब होगा क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। हिस्ट्री ऑलवेज दो पावर के बीच में राइवलरी की का इतिहास एक तरह का है। हमेशा दो ताकतें लड़ती रही हैं। इसी तरह से चोलास भी किसी के साथ ऑलवेज फाइट करते रहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि मगध की फाइट ऑलवेज रहा करती थी उज्जैन के साथ, अवंती के साथ। अलग अलग तरह की फाइट्स आपने सुनी हैं जो ऑलवेज रहती हैं। इसी तरह की फाइट अब आपको नजर आएगी इतिहास में। दो इंपॉर्टेंट रिवर है दक्षिण में। अगर हम देखें तो यहां से निकलती है तुंगभद्रा, यहां से जाती है कृष्णा। तो ये है रायचूर का द्वाब। और यहीं पर आपको एक पावर फिर से रीसरफेस होती नजर आएगी, जिसका नाम होगा लेटर चालुक्य। जिसका नाम होगा लेटर चालुक्य। लेटर चालुक्य, चालुक्य रूलर, या आप इन्हें कह सकते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य, जिनकी कैपिटल कल्याणी में है। ये कौन से चालुक्य हैं? इन चालुक्यों का पूरा प्रताप हुआ करता था। ये वेस्ट में रूल करते थे, लेकिन इनके जो सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूटास, अल्टीमेटली दंती दुर्ग नाम का एक रूलर हुआ राष्ट्रकूटों का। उसने खुद को कंसोलिडेट किया और चालुक्यों को ही खत्म कर दिया। और वही राष्ट्रकूटा जो इनके सामंत थे वो खुद रूलर बन गए और राष्ट्रकूट रूल करने लगे। तो चालुक्यों का वो ब्रांच 200 साल के लिए सामंत बन के दब गया। लेकिन फिर से जब राष्ट्रकूटास दबे हैं, गिरे हैं, तो चालुक्य ने पोजीशन होल्ड कर ली है। और अब फिर से 200 साल तक 10th सेंचुरी में खड़े होकर 12th सेंचुरी तक ये चलेंगे। इनको कहा गया है चालुक्य ऑफ कल्याणी और लेटर चालुक्य। जब ओरिजिनल चालुक्य हुआ करते थे वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, कर्नाटक के बादामी के चालुक्य, उस समय में ही चालुक्य रूलर का ब्रदर निकल के गया था आंध्र प्रदेश की तरफ। तो उसने वहां पे बनाए थे चालुक्य ऑफ द वेंगी। चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, एक ब्रांच वेंगी के। तो वो वेंगी के चालुक्य भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। रायलसीमा का एरिया, आज की डेट में अगर आपको वेंगी ढूंढनी है तो रायलसीमा का इलाका है, ढूंढ लेना। वेंगी के चालुक्य, वेंगी चालुक्य। तो अब आपको ध्यान से एक बात याद रखनी है कि जो चोलाज हैं और जो चालुक्याज हैं कल्याणी वाले, इनके बीच में बॉर्डर है तुंगभद्रा का। तुंगभद्रा को क्रॉस नहीं करना है दोनों को, लेकिन दोनों को ही रायचूर दोआब की फर्टाइल सॉइल चाहिए, दोनों को ही वेंगी चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे का कोस्टल एरिया चाहिए, कोस्टल सिटीज चाहिए ट्रेड के पर्पस के लिए। तो दोनों एक दूसरे में इन्वेड तो करेंगे ही। तो ऑलवेज पूरे के पूरे चोलाज और पूरे के पूरे चालुक्य सिर्फ और सिर्फ आपस में भिड़ेंगे और दोनों ऐसे ही नाश हो जाएंगे सेम टाइम पे। दोनों का नाश आपसी फाइट से ही होगा एक समय में 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। चोलास से थोड़ा, चालुक्य से थोड़ा ज्यादा सरवाइव कर जाएंगे चोलास, बट दोनों इसी वजह से खत्म होंगे, आपसी युद्धों की वजह से, चोल चालुक्य। ठीक है। और चोलों की एक ब्रांच कुलोतुंगा वन, चोला रूलर कुलोतुंगा वन के बाद चोलों की ब्रांच का नाम भी चोल चालुक्य ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि चोलास की मैरिजेस होंगी चालुक्यास के साथ, चालुक्यास की मैरिजेस होंगी चोलास के साथ। बेटियां दी जाएंगी, बेटियां ली जाएंगी। तो कुलातुंगा वन के टाइम पे जो कुलातुंगा वन है, जो फादर साइड से चालुक्य रहेगा, मैटरनल साइड से चोला रहेगा। तो ये चोल चालुक्य नाम से किंगडम जाना जाने लग जाएगा। तो फाइट्स, मैरिटल अलायंसेस का एक संबंध है, जिसपे मैं एक एक इवेंट लिखवाऊंगा थर्सडे को। वो बहुत डिटेल होगा, कंफ्यूज मत होना। इतना डिटेल बताऊंगा तो कुछ तो याद रह जाएगा।
तो जब भी चालुक्यों में सक्सेसरशिप का वॉर हुआ तब तक चोलों ने इंटरफेयर किया है। चोलों में कभी भी सक्सेसरशिप की वार नहीं हुई, याद रखना, कभी भी। इनमें बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम था कि बड़ा बेटा युवराज बनेगा, बस। पिता के रहते बेटा साथ में कैंपेन करता था, राज राजा चोल के होते राजेंद्र चोल साथ जाता था और उसने सारे युद्ध लड़े हैं, तो पिता के रहते ही। और सुंदर चोल के होते राज राजा चोल उसके साथ जाता था, तो पिता के रहते बेटा युवराज बन के उसके साथ काम कर रहा है, तो क्लियर ही होता था कि गद्दी संभालेगा। तो सक्सेसरशिप का वार तो होता ही नहीं था। चालुक्यों में कंसेप्ट दूसरा था, इनमें सक्सेसरशिप का वार रहता था। तो इस तरह की कंसेप्ट आप इनके आपस में देखोगे। ओके, तो चालुक्य का और चोलास की फाइट आप देखोगे। तो रूलर है आदित्य चोल और चालुक्य रूलर है अपराजित वर्मन। इधर है चोलों का आदित्य चोल, चालुक्य रूलर अपराजित वर्मन। ठीक है, और अपराजित वर्मन को बहुत ही भयंकर तरीके से परास्त कर देता है आदित्य चोल। तो चालुक्य रूलर अपराजित वर्मन को हराने का काम करता है आदित्य चोल। अब जब आप कहेंगे हराने का काम करता है तो फिर तो उसकी कैपिटल कब्जा लेगा। ऐसा कैपिटल कभी भी ये लोग कब्जाया नहीं करते थे। वॉर का तरीका हुआ करता था रिसोर्सेस को टैप करना, रेड मारना। पैसे की कमी पड़ गई अपने साम्राज्य में, सूखा पड़ गया है तो रेड मारना, बूटी लेकर के आना। गद्दी हथियाना और लैंड को जीतना बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी, ये राज राजा के बाद शुरू होगा। उसके पहले ये जो भी काम हो रहे हैं ये अपनी प्रेस्टीज को, वर्चस्व का युद्ध है। बेटर वे में अगर मैं एक शब्द कहूं तो ये कौन सा युद्ध है? वर्चस्व, कि किसका वर्चस्व कितना है, ये वो लड़ाई है। तो इस तरह से ये फाइट किया करते थे। ठीक है, तो ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई में अपराजित वर्मन जो है वो मारा गया। इसी की तरह एक रूलर हुआ करते हैं यहां पर ही, वेस्टर्न गंगाज रूलर ऑफ मैसूर। आपको पता है मैसूर के गंगा रूलर, तो गंगा रूलरों के साथ भी ऑलवेज प्रॉब्लम थी, तो गंगा रूलरों को भी ये हराते रहे हमेशा। ठीक है, तो गंगा रूलरों की कैपिटल को भी कंट्रोल कर लिया करते थे। तो अब आदित्य चोल मेनली जाना जाता है अपराजित वर्मन चालुक्य रूलर को परास्त करने के लिए। पहली बात, आदित्य चोल जाना जाता है अपने बेटे का विवाह गंगा रूलर की बेटी से करने के लिए। तो आदित्य वर्मन ने गंगा रूलरों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया। ठीक है, आदित्य चोल ने गंगा रूलरों के जो राजा है उसकी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह रचाया और बेटे का नाम था परांतक वन। तो परांतक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ये आपको याद रखना है, परांतक वन। ओके, परांतक वन की बात अभी हम करेंगे, पहले इतना समझ लो आप। क्लियर है जी? जब आप क्रॉनिकल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको इनके रूलरों के नाम भी पता लगेंगे। ठीक है, रूलर गंगास का रूलर धर्वेष्टि, फिर युद्ध का नाम, हर चीज एक एक चीज डिटेल में आ जाएगी। लेकिन आज वो करेंगे हम तो मैस हो जाओगे आप, सारा इंटरेस्ट चला जाएगा। अभी कहानी को समझो। आदित्य चोल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कहानी आ जाती है परांतक वन की। ऐसा कहते हैं द फर्स्ट ग्रेट एक्चुअल में एस्टेब्लिशर ऑफ द चोलास परांतक वन है। परांतक वन ने स्थापना की है असल मायने में अगर देखा जाए तो, और ये है पूरी तरह से एकदम मजबूत राजा। ग्रेटेस्ट तो अभी ग्रेट तो आएंगे, ये है पहला मजबूत राजा जिसको स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। परांतक वन ने अपने नीचे बस रहे पांड्यों को खत्म किया, पांड्या रूलर्स को हरा करके उनकी कैपिटल मदुरई को कंट्रोल में लिया और इसने टाइटल लिया मदुरई कोंड। इसने टाइटल लिया मदुरई कोंड। तो परांतक वन खुद को मदुरई कोंड कहता था। जैसा कभी पल्लवा रूलर नरसिंह वर्मन ने खुद को वातापी कोंड कहा था, चालुक्यों को वातापी को जीत के, इसी तरह से ये जो परांतक रूलर है इसने खुद को मदुरई जीतने के बाद मदुरई कोंड कहा। देखिए पांड्या कंट्रोल में आ गए, चालुक्यों को तो पहले ही हराया है ना। अब परांतक वन जो है पूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित करना चाहता है हर एरिया में। ऊपर से पल्लव उड़ा दिए गए, नीचे से पांड्या उड़ा दिए गए, चेरस पर भी आक्रमण होगा इसका, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम रह जाएगी। वो क्या है? ये रूल कर रहा है लगभग कहीं 909 लिखा है, कहीं 905 लिखा है, तो ये 905 से 955 तक रूल कर रहा है। जब 949 का पीरियड आएगा ना, तो 949 में तकोल्लम के युद्ध में इसकी धज्जियां उड़ा देगा राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थरी।
राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III, उसे बुलाया होगा गंगेज रूलर ने, वेस्टर्न गंगाज ने उसे बुलाया है उनकी सहायता के लिए। और राष्ट्रकूट रूलरों की आदत थी एक टांग उधर एक टांग उधर एक टांग इधर, और जिस युद्ध में घुस जाते थे बस डिसीजन ही करके आते थे। इनका रिकॉर्ड है हार उर के नहीं आते थे। नॉर्थ में जब कन्नौज के लिए युद्ध लड़ रहे हैं पाला और गुर्जर पतियार, वो लड़ते ही रहते हैं। एकदम से आएगा राष्ट्रकूटा रूलर, दोनों को हरा के युद्ध जीत के चला जाएगा, रहता भी नहीं था। फिर वो दोनों लड़ रहे हैं वापस से, जब ये निकला फिर ये आएगा जीतेगा, अपनी मर्जी का बंदा बिठा के चला जाएगा। फिर वो दोनों देखेंगे कि ये चले गए तो उस बंदे को उतारे, फिर वो लड़ेंगे, फिर ये आएंगे, फिर हरा के चले जाएंगे। तो ये यही सब करते रहे, इनकी यही आदतें थी। ठीक है शौकीन है भाई, उन्हें मजा आता है। वो थार जैसे लेके लोग घूमते हैं, वो घोड़े लेके घूमते हैं, किसको मत चाहिए बताओ, कौन ज्यादा फन उठा रहा है उसे काट देते थे। तो कृष्णा III के हाथों परांतक वन, जो कि मदुरई कोंड खुद को कहता था कि जब इसकी पराजय हुई है तो फिर से डार्क पीरियड आया थोड़ा सा, किनका, चोलों का। और चोल साम्राज्य जो बहुत ही खिल रहा था, एंजॉय कर रहा था, ये दब गया। इसके बाद परांतक वन के 3 सक्सेसर्स आएंगे, तीनों में कोई दम नहीं रहेगा, तीनों बहुत कमजोर रहेंगे। लेकिन फाइनली 985 में 985 से 1014 तक, कहीं कहीं 1016 है, 985 से 1014 तक गद्दी पर आकर के बैठेगा राजराजा वन। राजराजा वन, ये राजराजा वन है द ग्रेट चोला रूलर। ओके और जो चोला पीरियड की जो ग्लोरी है वो पीक पे पहुंची है इसके बेटे राजेंद्र वन के टाइम पे। तो ही इज द ग्रेटेस्ट, तो ये ग्रेट है, वो ग्रेटेस्ट है। ओके तो अब ये जो राजराजा वन है ये क्या करेगा, ये खुद के सिस्टम को सेटल करेगा, वापस अपनी ग्लोरी को लेकर के आएगा। सबसे पहले तो ये चालुक्यों को नाश कर देगा, चालुक्यों को हरा देगा, चालुक्य रूलर्स। उसके बाद ये टिका देगा वेस्टर्न गंगास को, उनको खत्म कर देगा। फिर आ जाएगा ये पांड्यों की तरफ, नीचे जो पांड्या हैं, और पांड्यों के एरिया को बड़े पैमाने तक कंट्रोल में ही ले लेगा, उनको खदेड़ देगा वहां से। फिर ये जाएगा चेरास की तरफ और चेरों को खत्म करेगा, उनको कंट्रोल में ले लेगा और अपने वाइसरॉयज वहां पर स्थापित करेगा। फिर ये जाएगा श्रीलंका की तरफ, श्रीलंका को खत्म करेगा, उसका उत्तरी हिस्सा जीतेगा और वहां उसकी कैपिटल साउथ से शिफ्ट करके नॉर्थ में सेटल कर देगा। फिर ये जाएगा मालदीव्स और मालदीव्स पे आक्रमण करेगा। तो ऑल इन ऑल देखिए कैंपेन ही कर रहा है सिर्फ, राज राजा बहुत भयंकर लड़ाकू। क्यों कर रहा है ऐसा, ये इसको समझते हैं। देखिए ये जो पीरियड है इंडिया का, इस पीरियड में एक इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रेड एंड कॉमर्स। इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था और वो भी साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो इस टाइम पर जब अरब मर्चेंट हुआ करते थे वो अरेबिया को, अफ्रीका को, इंडिया को और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का काम करते थे। अरेबियन मर्चेंट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में आकर के बैठते थे, यानी कि मालाबार। और यहाँ के जो चेरा रूलर्स हुआ करते थे वो इन अरेबियन मर्चेंट्स को रिस्पेक्ट किया करते थे। उसका रीजन ये हुआ करता था कि ये अरेबियन मर्चेंट्स काफी पीस लवर हुआ करते थे, किसी तरह का उत्पात नहीं मचाते थे। ये यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की औरतों के साथ इन्होंने मैरिजेस की। सुनो हाँ, तो ये जो अरब मर्चेंट्स हुआ करते थे ये यहाँ आकर के यहाँ की वुमेन के साथ मैरिज करके यहीं पे सेटल हो जाते थे, जिंदगी बसा लेते थे, बहुत ही पीसफुली लोगों के साथ कोएग्जिस्ट करते थे। इस वजह से इन्हें सम्मान भी मिला करता था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर व्यापारी थे और इस व्यापार से जो इन्हें मुनाफा होता था उसकी वजह से जिस किसी रूलर की टेरिटरी में ये एग्जिस्ट करते थे उस रूलर को अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसी की वजह से मालाबार के रूलर्स इन्हें समर्थन दिया करते थे और कोरोमंडल कोस्ट यानी कि पांड्या रूलर्स भी इन्हें समर्थन दिया करते थे। ये अरबी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा मालदीव्स और श्रीलंका, सेलोन भी था। इन्हीं आइलैंड्स पे आकर के ये अपना सामान लोड अनलोड किया करते थे और फिर यहाँ से फर्दर साउथ ईस्ट एशिया जाया करते थे, जैसे कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, ये सारे इलाकों में जाया करते थे। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो राज राजा था इसको दो चीजों पर इंटरेस्ट था। एक तो उसे ये था कि जो कोस्टल एरियाज हैं इन पर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि रिवर्स जो हैं यहीं पर जाकर के
एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन तब हुई चोला रूलर्स को जब परांतक को हराया गया कृष्णा III के द्वारा। परांतक जब हारा था तब उसे महसूस हुआ कि हमारा किंगडम स्ट्रांग हुआ है, लेकिन अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है या इतना बिल्ड नहीं हुआ है कि हम इतने बड़े कैंपेन्स कर पाए और राष्ट्रकूटा जैसे रूलर को हरा सके। तो उसे इसकी की इस बात में मिली कि हम तब स्ट्रांग और मजबूत होंगे जब हमारी प्रजा का पेट भरा होगा, जब वो हेल्दी होंगे और जब प्रॉस्पेरिटी होगी, सभी की लाइवलीहुड होगी और सभी का लिविंग स्टैंडर्ड एक अच्छा खासा होगा, तब जा करके मैं एक हेल्दी स्टेट बना सकता हूँ। तो इसके लिए उसको ये रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर प्रमोट करना चोला टेरिटरी में इजी नहीं था क्योंकि यहाँ पर रॉकी सरफेस काफी ज्यादा था एलुवियल सॉइल के कंपैरिजन में। इस रॉकी सरफेस के होते होते एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अब कावेरी नदी है और अदर जो नदियां हैं उनके कोवलम है, वेल्लार है, ये रिवर्स हैं, इनके किनारे तो खेती बाड़ी आप कर सकते हैं, लेकिन रॉकी सरफेस तक वाटर ले जाना नॉट पॉसिबल क्योंकि मानसून बेल्ट में भी लाए नहीं किया करती थी इनकी टेरिटरी। इसके लिए इरिगेशन नेटवर्क बनाना जरूरी है, उसके लिए रिजर्वायर्स और टैंक बनाने जरूरी है, ये सारी एक्टिविटीज करनी जरूरी है। तो इसी तरह से इसको महसूस हुआ राज राजा को उसके बाद कि एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हमें कोस्टल एरिया में एलुवियल सॉइल ट्रैक्ट कंट्रोल में लेने ही होंगे, तभी एग्रीकल्चर ग्रो होगा। ये पहला एस्पेक्ट था। और दूसरा एस्पेक्ट था कि जो रेडीमेडली अवेलेबल ट्रेड है इन कोस्टल रूलर्स के पास, यही इनकी स्ट्रेंथ का रीजन है, ये ट्रेड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर हम आगे जाकर के मजबूत हो सकते हैं क्योंकि जितना फ्लरिशिंग ट्रेड होगा उतना ही अच्छा रेवेन्यू रूलर को मिलेगा, तो वो उतनी ही स्ट्रांग आर्मी को मेंटेन कर सकता है। इस एम्बिशन के साथ उसने अटैक करना शुरू किया इनके ऊपर और बारी बारी उसने इन सभी को जीता और अपने कंट्रोल में लिया। चाहे फिर वो केरला के चेरा रूलर थे, मालाबार कोस्ट कंट्रोल में किया, चाहे फिर वो पांड्या थे तो कोरोमंडल का कोस्ट अपने कंट्रोल में किया, चाहे फिर वो श्रीलंका के रूलर हुआ करते थे उसका नॉर्दर्न एरिया अपने कंट्रोल में लिया और कैपिटल को नॉर्थ एरिया में शिफ्ट किया, चाहे फिर वो मालदीव्स के रूलर हुआ करते थे तो वहां के कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में लिया। ये सारी एक्टिविटीज राजराजा वन के द्वारा हुई। राजराजा वन ने अपनी इन सब कामकाजों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टेबल करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल तक पहुंचा करके आम जनमानस को राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मंदिरों का निर्माण बहुत भव्य राजराजा के समय में हुआ और राजराजा के समय में 1010 में कंप्लीट होता है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे आप राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। तो ये भी बनाया गया था तंजौर में ही, तंजावुर में। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एक बहुत ही बृहद मंदिर है जो राजराजा की माइंडसेट के बारे में बताता है। मंदिर जो यहाँ पर बनाया गया है इसकी एक खासियत ये हुआ करती थी कि चोला रूलर्स के समय में जो गॉड किंग है इसका कंसेप्ट आ चुका था। जो रूलर मर चुके थे उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगाई जाती थी और इसका नाम से भी पता लगता है कि राजराजा ने हो सकता है कि अपने खुद को गॉड के कंटेम्पररी बताया है और राजराजेश्वर की मूर्ति वहां पर लगवाई है गॉड की। तो इस तरह का सिस्टम ये फॉलो करते थे। महान राजाओं को भगवान के तौर पर देखते थे, उनके मंदिर बनवाया करते थे, उनकी मूर्तियां बनवाया करते थे और उन्हें पूजा करते थे। राजराजा ने ही इंस्क्रिप्शन सिस्टम शुरू किया जिसमें अपने पास्ट रूलर्स की हिस्ट्री लिखी और अपनी एक्टिविटीज दर्ज की। इसके लिए इनके दोनों के बारे में, राजराजा और राजेंद्र के बारे में हमें बहुत बेहतर अकाउंट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके बाद राजेंद्र चोल आ जाता है पोजीशन पर जिसका रूल 1014 से 1044 तक है। 1014 से लेकर के 1044 तक उसका रूल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जो राजेंद्र चोल है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसके पिता के काम थे उन सभी कामों को इसने आगे बढ़ाया और उन सारे एरियाज को फाइनली अपने कंट्रोल में लेकर के अपने किंगडम का पार्ट बना लिया। पांड्या किंगडम पूरी तरह से कंट्रोल में करके किंगडम का पार्ट बना लिया गया। चेरा किंगडम अपनी किंगडम का पार्ट बना लिया गया। श्रीलंका पूरा कंप्लीट जीत लिया गया और अपनी किंगडम का पार्ट बना लिया गया। 50 साल तक श्रीलंका के रूलरों को इधर उधर छुप करके जीना पड़ा, पहाड़ों पर जीना पड़ा और 50 साल लग गए उन्हें ये चोला रूलरों से अपने आप को जितवाने में। ये दुश्मनी की शुरुआत एक्चुअली उस समय में होती है जब परांतक वन के साथ युद्ध होना है पांड्या रूलरों का। तो पांड्या रूलर्स परांतक वन से युद्ध करने के लिए साउथ के श्रीलंका के रूलरों की हेल्प मांगते हैं और इनकी कंबाइंड सेना को परांतक वन हरा देता है। हरा तो देता है लेकिन तब से लेकर के एंड तक श्रीलंका और चोला रूलरों के बीच में युद्ध के दौर चलते रहेंगे। और जब भी चोला रूलरों के पास कभी ड्रॉट आता था या कभी सूखा पड़ता था तो पैसे के लिए ये श्रीलंका पर आक्रमण किया करते थे, क्योंकि श्रीलंका अपने रूबीज, अपने सफायर्स और इन सारे जेम स्टोन्स और पर्ल्स के लिए
वर्ल्ड फेमस हुआ करता था उस टाइम पर। तो चोला रूलर ने, राजेंद्र वन ने पूरे श्रीलंका को जीता, अपने पिता का अधूरा काम पूरा किया, पूरा मालदीव कंट्रोल में लिया, पूरा कोरोमंडल कंट्रोल में आ गया है, और पूरा पांड्या रीजन अपने कंट्रोल में, पूरा चेरा कंट्रोल। ये सारे रीजन कंट्रोल करने के बाद ये आगे बढ़ा और इसने अपने बेटे विक्रम चोल को कमांड दी कि हमें दक्षिण की तरफ जाना है। तो विक्रम चोल, नाम राजेंद्र वन का आएगा, कैंपेन विक्रम चोल के द्वारा लीड हुआ था, लेकिन आप आंसर में राजेंद्र चोल करेंगे। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाए तो विक्रम चोल करेंगे। इसने उत्तर के कैंपेन भी किया और ये गंगा के मैदानों तक पहुंचा, मतलब ये गंगा के डेल्टा तक, गंगा के मुहाने तक पहुंचा। इसके लिए रास्ते में इसने उड़ीसा को क्रॉस किया होगा, तो उड़ीसा के गंगा रूलरों को इसने हराया। उड़ीसा में कलिंग के गंगा रूलर रूल करते थे, उड़ीसा के गंगा रूलरों को हराया और ये फिर ऊपर बंगाल पहुंचा, और बंगाल के डेल्टा तक जाकर के जितने भी रास्ते में ट्राइब